आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक कल्पना मात्र नहीं होती, है समाज के दर्पण और इतिहास जिससे हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन में क्लिक कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। ये कहानी है उन प्रेमी जोड़ों की जिनकी अभी अभी शादी हुई। कोशिश करना, आप ध्यान से सुनना। एक सुंदर शहर जिसकी खूबसूरती के चर्चे संसार में, मैं उस शहर की सुंदरता अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पूनम की रात, चांद निकला हुआ था। उसी चांद के नीचे चांदनी जैसी सुंदरता लिए एक लड़की जो 17 साल की थी। लड़की का मन बस उस चांद को देखते रहने का था। वो चांद को देख ही रही थी। उसके घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, पर कोई लड़की ने जैसे ही उसे देखा कि एक लड़का जो अभी नहीं बाइक से गिर गया है, वो तुरंत सीढ़ियों से उतर कर दरवाजा खोल नीचे पहुंच गई। वो लड़का खून से लहूलुहान था। लड़का नशे की हालत में था। उसे अपने माता पिता की मदद से अपने घर के अंदर लेके आई। डॉक्टर को बुलवा के उसका उपचार भी करवाया। रात भर लड़की सोच रही थी कि कौन है इसके माता पिता, कौन है इसके पास कोई पता भी नहीं। जैसे तैसे सुबह हो गई। उठते ही लड़की उसके पास गई और देखा कि वो पहले से कुछ सही है। उसने पूछा, कैसे हो? लड़के ने कहा, मैं यहाँ कैसे? तब लड़की ने पूरी बात कही। लड़का अभी भी उठ नहीं पा रहा था। वैसे ही लड़की के पापा आ गए। उससे कहा, क्या हुआ, आपको कॉलेज नहीं जाना? लड़की ने जवाब दिया कि पापा, आज की छुट्टी है। माँ ने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, मैं लेके आती हूँ। उसके जाते ही लड़की के पापा, जिनका नाम मुकुंद था, उस लड़के से उसका हाल चाल पूछा और उसका पता जानने की कोशिश की। लड़का बहुत दूर का था, अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। घर में ताला लगा है। मुकुंद अपने ऑफिस के लिए घर से जैसे निकले, वैसे ही लड़की की माँ सरिता उस लड़के के पास आई और उसको दवा दी और पूछा, कैसे हो बेटा? सब जानने के बाद माँ अपना ख्याल रखना कह के चली गई। मुकुंद अपने ऑफिस के लिए घर से निकल गए। वैसे ही उनकी माँ सरिता उस लड़के के पास आई और उसको दवा दी और पूछा, कैसे हो बेटा? सब जानने के बाद माँ ने उस लड़के से कहा, अपना ख्याल रखना कह के चली गई। लड़का, जिसका नाम विजय था, मन में सोच रहा था कि इंसानियत अभी भी बाकी है। लड़की भी ऐसे आ गई और कहा कि मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। उस लड़की ने एक सिलाई भी और कहा, आप इसकी मदद से पी लो। लड़का बस उसी को देख रहा था। लड़की ने उसका ध्यान अपनी तरह भटका कर कहा कि लीजिए सूप, माँ दे गई। विजय ने कहा, मैं कैसे पी पाऊंगा, क्या आप मेरी मदद करें? लड़की अपने कमल की पत्तियों से भी कोमल हाथों से सूप पिलाने लगी। लड़के ने पीते पीते कहा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा, वृंदा। लड़के ने उत्तर में कहा, बहुत सुंदर नाम। इतना कह के लड़की चली गई। लड़का बार बार आवाज करके कोई ना कोई बहाना करके उसे अपने पास बुला लेता। धीरे धीरे करके विजय और वृंदा की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और एक दिन विजय के घर वाले उसे लेने आ गए। उन्होंने मुकुंद को धन्यवाद कहा और वो पैसे भी दिए जो विजय की दवा में खर्च हुए थे। लड़के के जाने के बाद लड़की बहुत उदास हो गई, मानो उसका सब कुछ चला गया। उसके चेहरे में मानो अमावस की काली घटा छा गई हो। उसका चेहरा ऐसा सूख गया हो जैसे कि बिन वर्षा के धरती। एक दिन कॉलेज से निकलते ही उसने देखा कि कॉलेज के बाहर विजय खड़ा है। उसे देखते ही वृंदा के मन में गर्मी की ठंडी हवाएं चलने लगी, लेकिन समाज के बंधन और पिता की इज्जत के लिए उसने कुछ नहीं कहा। वो पास आया और कहा कि मैं विजय, भूल गई क्या? वृंदा ने कहा, नहीं। वृंदा के चेहरे की चमक अब चंद्रमा से भी तेज हो गई, मानो कि मुरझाए पौधों में पानी पड़ गया। वृंदा के घर पहुंचने के बाद दोनों बातें कर रहे थे और विजय शादी करने की मंशा जताई। उस वक्त उसके पापा की तबीयत बहुत खराब थी। वो सब सुनते ही स्तब्ध रह गए और कोई जवाब नहीं दिया। कल सुबह विजय जाते वक्त कहा कि आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। वृंदा ने कहा कि घर वाले नहीं मानेंगे, तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तुम नशा करते हो। विजय ने कहा कि मैं करता था, लेकिन जब से तुम्हारे प्रेम की गंगा में स्नान किया, मैं नशा मुक्त हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारी हाँ सुनने आया हूँ। तुम हाँ कह दोगी तो मैं अपने परिवार से बात करूंगा। लड़की ने हाँ कर दिया और लड़का खुशी से झूम उठा। लड़के ने गले लगाने के लिए कहा। लड़की ने कहा, मैं प्रेम बहुत करती हूँ, लेकिन भारतीय लड़की ऐसे कैसे मान जाती?
लेकिन लड़का बहुत खुश था। वो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ घर गया। लड़की भी बहुत खुश थी। दिन में दिन निकल रहे थे। पूरे 2 साल हो गए थे। वृंदा के पापा नहीं रहे। वृंदा की माँ और उसके घर वाले उसकी शादी तय कर दी। वृंदा की पीड़ा असहनीय थी। वो पल पल रोती, कभी सोचती काश मैंने अपने प्रीतम का एक बार स्पर्श किया होता। उसकी हालत देवता भी देख रोने लगते। वर्षा ऋतु में उसकी पीड़ा, उसका दर्द और बढ़ जाता, मानो उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसकी शादी का दिन आया और 7 फेरे लेकर वो किसी की अर्धांगिनी बन गई थी। उसका शरीर 7 फेरों में बन गया था और वो इंतजार भी खत्म हो गया जो वो इतने सालों से कर रही थी। लेकिन उसका हृदय प्रेमी के साथ चला गया था। वो ना हंसती, ना ज्यादा किसी से बोलती। वो काम खत्म करके एक जगह बैठ जाती। 3 महीने बीत गए थे। वृंदा अपना जीवन जीना सीखने लगी थी। क्यों नहीं, उसके भाग्य को ये मंजूर था। वृंदा का दूसरा अवतार उसके पेट में पल रहा था। अब मानो अब खुशियां उसके चौखट में दस्तक दे रही हैं। तभी उसके पति को काम से परदेश जाना था। 5 दिन बीत गए। उसकी चिंता अपने पति के लिए बढ़ती जा रही थी। तभी प्रायः उसके घर एक पत्र आया। उसे देखते ही उसके हाथ पैर हल्के लगने लगे। हृदय की गति बढ़ गई और वो धरती में बैठ गई। घर में कोई न था। खुद सुबह की ट्रेन से बैठ वहीं के लिए निकल गई जहां उसके पति रहते थे, जहां उसके पति गए थे। घर में कोई न था। खुद सुबह की ट्रेन से बैठ वहीं के लिए रवाना हो गए जहां उसके पति गए थे। एक गर्भवती महिला अपनी आखिरी खुशी को देखने के लिए बेचैन हो गई और अपने मुख से अपने ईष्ट यानी कुल देवता से प्रार्थना कर रही थी। वहां पहुंचने के बाद उसने जो देखा उसे अपने आंखों में यकीन नहीं हो रहा। वृंदा ने देखा बीता हुआ कल उसके सामने खड़ा है विजय, और वर्तमान उसके सामने घायल लेटा है। दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए घूरने लगे और तुरंत उससे नजर हटा ली, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े बंधन में थी जिससे निकलना सरल नहीं था। देखते ही वह अपने पति से रोने लगी। पति स्वस्थ था। यह उसी कर्म का फल है जो वृंदा ने कमाया था। तभी वृंदा के पति नरेंद्र ने दुर्घटना की सारी बात कही। वृंदा ने विजय से एक अजनबी की तरह शुक्रिया अदा किया। उसके बाद विजय वहां से दूर जाकर एक खिड़की की मदद से उसे देख रहा था और अपने भाग को कोच रहा था। उसके हृदय में कई सवाल थे, जैसे वृंदा के अंदर कई सवाल थे और दर्द। विजय और वृंदा दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोनों असमर्थ थे। वृंदा अपने पति को लेकर घर आ गई थी और विजय उसी अग्नि में जल रहा था जो कहीं न कहीं उसकी लगाई हुई थी। वृंदा के घर एक लक्ष्मी जैसी बेटी ने जन्म लिया, लेकिन नरेंद्र का पूरा परिवार वृंदा के घर एक लक्ष्मी जैसी बेटी ने जन्म लिया। बहुत खुशी की बात थी, लेकिन नरेंद्र का पूरा परिवार दुखी था कि बेटी क्यों, बेटा क्यों नहीं। हमारा समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बेटी होने के बाद भी मानो वृंदा के शब्द दुश्मन हो गए थे। पति भी अब वृंदा का ज्यादा ख्याल नहीं रख रहा था। एक नौकरानी की तरह वृंदा घर का सारा काम करती और उसे बहुत सुनने की बातें भी बहुत मिलती, लेकिन अपनी बेटी के साथ वृंदा बहुत खुश थी। एक दिन पति ने अपने किसी दूसरी स्त्री से संबंध के बारे में बताया और उसे तलाक देने के लिए कहा, लेकिन वृंदा ने इसका विरोध किया। घर में बहुत झगड़ा हुआ। वृंदा के शरीर में बहुत ही घाव थे, मानो वृंदा के ऊपर दुखों का पहाड़ फिर आ गिरा। एक दिन रात्रि में वृंदा ने सुना कि उसके पति ही उसकी बेटी को मारना चाहते। वृंदा अपनी बेटी को लेकर रात्रि में ही निकल गई। वृंदा किसी धर्मशाला में बैठ गए और एक पेड़ का सहारा लेकर अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी। तभी वहां पे उपस्थित लोग वृंदा को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी मां ने उनको दूध नहीं पिलाया, और कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे एक सुंदर सी हिरण जंगल में घूम रही है और ये उसका शिकार करने की चाह कर रहा है। वहां से निकलकर वो अपनी 7 महीने की बेटी को लिए जा रहे थे। तभी उसे प्यास लगी। आसपास कोई सरोवर, तालाब या पानी का कोई साधन नहीं दिखाई दिया। तब एक छोटे से घर का किवाड़ खटखटाया। उस दरवाजे से एक वृद्ध औरत निकली। पानी मांगने पर पानी दिया और देखा कि वृंदा बहुत ही गंदे और धूल से भरे कपड़े पहने हुई थी। उसकी ये दुर्दशा देख उस वृद्ध औरत ने
उसके बारे में पूछा। तब वृंदा रोते हुए अपने साथ घटी हुई घटना का वर्णन किया। तभी वृद्ध औरत ने उसे अपने पास रहने के लिए जगह दी और कहा कि मेरा कोई भी नहीं है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अब यही तुम्हारा घर है। वृंदा पेट भरने और अपनी बेटी को पालने के लिए पास के विद्यालय में पढ़ाने लगी। लेकिन अकेली औरत इस समाज के लोगों से कैसे बचती? लेकिन उस देवी ने इस कड़वे समाज का सामना किया। एक दिन उस वृद्ध औरत का देहांत हो जाता है, मानो वृंदा के लिए ही जीवित थी। वहां के लोग वृंदा को उस घर से निकाल देते हैं। वृंदा एक बार फिर से बेघर हो गई थी। वृंदा किराए के कमरे में रही, लेकिन वो मकान मालिक के डर से वहां भी नहीं रुकी। वो तड़पती हुई महिला अपने चरित्र को बचाते हुए बेघर हो गई थी। वृंदा किराए के कमरे में रही, लेकिन वो मकान मालिक के डर से वहां भी नहीं रुकी। वो तड़पती हुई महिला अपने चरित्र को बचाते रोती बिलबिलाती रही। वृंदा को लगा कि अब इस समाज से हार चुकी है और वो अब अपनी जान दे देगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे में किसी ने हाथ रखा। वृंदा डर से चौंक गई और वृंदा ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन वृंदा ने उसे गौर से देखा कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू वृंदा के दर्द के थे। वृंदा ने गुस्से में कहा, विजय, तुम अब क्यों आए? विजय उसके सामने घुटनों में बैठकर जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा। विजय के साथ जो हुआ था, विजय ने सब बताया। सुनते ही वृंदा विजय के कंधे से लगकर रोने लगी।